हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम कवर करेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम इसमें बेसिकली सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, कुछ और पर्सनल और सोसाइटी के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं उन सब के रोल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सो सबसे पहले हम आते हैं रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर या फिर रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज एन इनोवेटर। मतलब यहाँ हम बेसिकली पर्सन की बात करेंगे जो भी एक नया एंटरप्राइज या जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। अब वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला उनका काम होता है, सबसे पहले उनका रोल होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे कि अगर हम मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट की बात करें और हम यूरोपियन मार्केट की बात करें, तो जो बेसिक डिफरेंस क्रिएट होता है वो उनके इनोवेशन के डिफरेंशिएटर में सबसे पहले आता है इनोवेशन। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आता है इनोवेशन। मतलब कि आप प्रोडक्ट को सेम बना रहे हो, उसकी कॉपी बना रहे हो या एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो। बिकॉज एज एन इनोवेटर आप हमेशा रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हो और नए प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हो। जब आप एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो उससे सोसाइटी का वेलफेयर होता है। बेसिकली जैसे आज हम सब कूलर यूज़ करते हैं, हम सब एसी यूज़ करते हैं, बट वी नो कि हम अगर कूलर यूज़ कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो इंडिया के अगर हम टेरेन देखें तो कूलर हर जगह पे फंक्शनल नहीं होता है। अगर हम एसीज़ की बात करें, जैसे कि अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें जहाँ पे एसी ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो एसीज़ का जो फंक्शंस हैं वो एसीज़ की फंक्शंस ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा है, बट ऑब्वियसली उससे होने वाला पोल्यूशन भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। तो एसीज़ का अगर आप इनोवेट करके ऐसा कुछ नया प्रोडक्ट ले आओ जो कि एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो और पॉकेट फ्रेंडली भी हो। आज जैसे कि आप अगर हम कोई भी एसी खरीदने जाएगा तो हम अपने एक रूम के लिए जो एसी खरीदेंगे वो शायद 40-50 हज़ार का आएगा और कूलर हमें मिल जाता है 10-15-20 हज़ार रुपये में। अब हमें चाहिए कि कोई एक चीप प्रोडक्ट भी हो जो कि हमें कूलिंग भी प्रोवाइड करे, बट एट द सेम टाइम यहाँ मतलब सोसाइटी में या फिर एनवायरनमेंट में ज़्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट ना करे। नेक्स्ट, न्यू मार्केट्स। अब एज एन इनोवेटर या फिर एज एन एंटरप्रेन्योर आपका ये भी फोकस होता है कि आप नए नए मार्केट को फ्लरिश करो। जैसे कि हम डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आती है वो ऑब्वियसली डेवलप्ड नेशंस में आती है, फिर वो डेवलपिंग नेशंस में आती है और उसके बाद फिर वो प्रोक्योर होती है अंडर डेवलप्ड नेशन से। जैसे कि हम अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन सबसे लेट पहुँचे थे अंडर डेवलप्ड नेशंस तक। तो इसमें इंडिया ने बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड जो अंडर डेवलप्ड नेशंस थे जिनके पास रिसर्च करने की एबिलिटीज़ नहीं थी, जो वैक्सीन नहीं बना सकता था और जो डेवलप भी नहीं कर सकते थे, तो उनको इंडिया ने वैक्सीन्स प्रोवाइड करी थी। तो बेसिकली आप एक न्यू मार्केट में जाके फ्लरिश करना चाहते हो, बिकॉज इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको अपनी फार्मेसी को आप दूसरे लोकेशंस तक लेके आते हो, न्यू मार्केट्स तक एक्सप्लोर करते हो। नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल। अब एज एन एंटरप्रेन्योर आपका सिर्फ काम प्रोडक्ट को बनाना नहीं है, बट हो सकता है कि आपका काम हो सप्लाई चेन का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं कॉपर वायर, आगे जाके मैं कुछ ऐसा डिस्कवर कर लूँ कि कोई ऐसा रिसोर्स डिस्कवर कर लूँ जिससे कि मेरे को कॉपर की जगह कोई कुछ और सोर्स मिल जाए। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी में देखा है, पहले हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर गाड़ियों की अगर हम बात करें तो हम आज तक सिर्फ यूज़ करते हैं पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, बेसिकली सब क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अब हमें ये पता है कि ये चीज़ें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक बार ख़त्म हो जाएंगी मतलब डिप्लीट हो जाएंगी तो हम उसको वापस से रीयूज़ नहीं कर पाएंगे, बट एट द सेम टाइम दे आर कॉजिंग हार्म टू द सोसाइटी, मतलब हार्म टू द एनवायरनमेंट। तो इन दो वजहों की वजह से हमने यहाँ पे डिस्कवर करना स्टार्ट करी है। अब ईवी व्हीकल्स आ गई हैं, तो ईवी व्हीकल आने के लिए हमें रॉ मटेरियल किसकी ज़रूरत थी? बैटरी की। और बैटरी के लिए हमें क्या चाहिए? लिथियम आयन। तो हमने एक तरीके से पेट्रोल को हमने रिप्लेस कर दिया लिथियम आयन से। अभी हमें एट प्रेजेंट नहीं पता कि पूरे वर्ल्ड में कितना लिथियम के रिजर्व्स हैं, बट करंट स्टेटस के अकॉर्डिंग लिथियम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमें उसको भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। हमें उसको ध्यान में रखते हुए फोकस में रखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम पे लिथियम भी खत्म हो सकता है। जैसे हम पेट्रोल को ऑलरेडी काफ़ी यूज़ कर चुके हैं, उसी तरीके से सेम हमें यूज़ से लिथियम को यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो एज एन एंटरप्रेन्योर इट इज़ योर ड्यूटी कि आप सारे ही डिपार्टमेंट्स को, सारे ही ऑर्गेनाइजेशन को आप गेट टुगेदर कर पाओ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मार्केटिंग वाला किसी और चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ और प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपका एचआर किसी और से ही रिलेटेड है। मतलब आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, वो सब कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, और ये कोऑर्डिनेट करने का काम भी किसका होता है? एक एंटरप्रेन्योर का ही होता है।
Coming on to the next, that is creator of job opportunities. very good impact this creates, because अगर हम किसी भी पॉइंट को देख लें उसमें सबसे ऊपर जो पॉइंट आना चाहिए, दैट इज क्रिएटर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जब आप कोई बिजनेस करते हो, मान लीजिए आपने कोई लोकल शॉप भी खोली है तो उस शॉप के लिए भी आपको 1, 2 या 4, 5 अपने क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अब वो एम्प्लॉयज़ शायद 4 नंबर में हो, 5 नंबर या फिर 400, 500 या 4000, 5000 भी हों। जैसे कि हम अभी आईटी में देख रहे हैं, उसमें ले ऑफ्स हो रहे हैं थाउजेंड्स में, कभी 19,000, 20,000, 25,000, इतने ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं एक दिन में। तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी फोकस करना चाहिए कि हाँ आईटी सेक्टर अभी जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे ऐसे सेक्टर्स होना चाहिए जो कि अभी जॉब प्रोवाइड कर पाएँ। जैसे कि हमने कोविड लॉकडाउन के टाइम पे देखा था कि सबसे ज़्यादा लोग यूटिलाइज़ कर रहे थे, एक तो फार्मेसी और दूसरा आईटी सेक्टर, तो उसमें बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशंस हुए थे। बट अब रिवर्स हो चुका है, अब आईटी में जॉब के ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो दूसरे सेक्टर्स को, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को सामने आना पड़ेगा, नए सेक्टर्स को डेवलप करना होगा जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बने। नाउ नेक्स्ट इज, सबसे पहले आप इसमें एज एन एंटरप्रेन्योर आप एक कंपनी बनाओगे। उस कंपनी को बनाने के लिए आप उसके डिपार्टमेंट बनाओगे। डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के बाद उसमें आप मैनेजर्स को हायर करोगे, फिर मैनेजर्स अपनी टीम को हायर करेंगे, जिसके थ्रू आप एक पूरी प्रॉपर एक टीम बना पाओगे। नेक्स्ट इज इट अलाउज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब जब आपके पास मान लीजिए अगर हम कंट्री की इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ लोग, अब 140 करोड़ लोगों को इंडियन गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है, बिकॉज दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट एम ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ऑब्वियसली उनका इनडायरेक्ट एम ये हो सकता है, बट पब्लिक सेक्टर में वो इतनी सारी कंपनीज नहीं बना सकते हैं जो कि 140 करोड़ लोगों को जॉब दे। तो इसमें से 140 करोड़ लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को नया एंटरप्राइज स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो लोग जॉब्स देके वहाँ पे फिर ग्रोथ और एक्सपेंशन ला सकते हैं इन द कंट्रीज इकोनॉमी। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब पहले क्या हुआ करता था, अगर हम पिछले 15-20 साल डेट बैक करें तो जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ज़्यादा नहीं हुआ था तो लोग ज़्यादा मैनुअल वर्क किया करते थे। जैसे कि आज हम किसी भी ऑफिस में आते हैं तो वहाँ पे लैपटॉप देखते हैं, पहले हम क्या देखते थे, पेपर वर्क हुआ करते थे। तो लैपटॉप ने जैसे रिप्लेस किया है लेबर को, उसी तरीके से हमें ऐसी भी मतलब अगर मान लीजिए हम टेक्नोलॉजी लेकर आए, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी गुड, वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं, वो 24 घंटे काम कर सकती है, वेरी गुड। बट उसको हमें रिप्लेस करने के लिए कुछ ऐसी जॉब्स भी क्रिएट करना चाहिए जिसमें मैन पावर लगे। जैसे कि सेल्स में, आप जब सेल्स करने आओगे तो आप एक मशीन से बात नहीं करोगे, आप एक ह्यूमन से बात करना चाहते हो। अगर आप दुकान पे जाओगे तो आपको क्या लगेगा कि मेरे सामने कंप्यूटर ना हो, मेरे सामने एक पर्सन हो जिसके साथ में इमोशनल कनेक्ट होकर वहाँ पे सामान खरीद पाऊँ, और कंपनी भी ये चीज़ फील करती है। नेक्स्ट इज रिवाइव सिक यूनिट्स। अब इंडिया में बहुत सारे, जैसे ऑटोमोबाइल में अगर हम बात करेंगे कि पुरानी जो व्हीकल्स आती थी आज भी उसको रिवाइव करके बेचते हैं। मतलब जैसे बहुत सारी ऐसी काफ़ी सारी रॉयल एनफील्ड जैसे हुई 30-40 साल पुरानी रॉयल एनफील्ड, यामाहा की गाड़ियाँ, या फिर जैसे सिविक जैसी कुछ गाड़ियाँ, या बहुत सालों पहले की गाड़ियाँ जो कि उनके टाइम की लेजेंडरी गाड़ियाँ थी, जो कि अब कंपनी ने बनाना बंद कर दी हैं। आप ऐसे यूनिट्स को वापस से रिवाइव कर सकते हो, उस पूरे सेगमेंट को रिवाइव कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट इज कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं लेंगे, एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और वहाँ पर मैं सिर्फ अपना 60% काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मतलब 24 घंटे में से सिर्फ वहाँ पे 4 या 5 घंटे दे रहा हूँ और उसमें से मैं काफ़ी सारे ब्रेक्स ले लेता हूँ, तो वो एक्चुअली कंपनी के लिए मैं 100% यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा हूँ। बट एज अ गुड मैनेजर, एज अ गुड एंटरप्रेन्योर, अगर आप मेरे को 100% यूटिलाइज़ करोगे, मेरी पूरी एफिशिएंसी को देखोगे कि मैं कितना काम कर सकता हूँ, कितनी देर तक काम कर सकता हूँ, किस किस सेगमेंट में काम कर सकता हूँ, तब जाके एक एफिशिएंट वर्कर मैं बन पाऊँगा। और जब आपके वर्कर्स, जब आपके एम्प्लॉयज़ 100% एफिशिएंट होते हैं, तब जाके आप कहलाओगे एक एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, फैसिलिटेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और नेक्स्ट वाला है बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। बेसिकली दोनों ही पॉइंट्स को रिलेटेड है, बिकॉज दोनों ही बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अब हम चाहे उसको माइक्रो लेवल पे देखें, चाहे वो हम उसको मैक्रो लेवल पे देखें। सो फर्स्ट ईयर इज प्रोवाइड पेस। पेस मतलब कि इकोनॉमी को बूस्ट करने में तेज़ी लेकर आता है। अब जैसे कि अगर हम अभी करंट स्टेटस देखें तो अभी वर्ल्ड में रिसेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है रिसेशन आने की, वो है यूरोप में, स्पेसिफिकली अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो। और उसके बाद चांसेस सबसे ज़्यादा है जर्मनी में और यूएसए में। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रोबेबिलिटी 0 है कि इंडिया में रिसेशन, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि इंडिया में रिसेशन हिट करेगा। ऑब्वियसली उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट होगा, जो कि हमने देखा है हमारे जीडीपी ग्रोथ में। पहले हमारा फोरकास्ट था 7.2% से हमारा इस नेक्स्ट फिस्कल ईयर में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी, बट उसको अब नैरो डाउन करके 5.8, 5.9 पे ले आए, तो ऑब्वियसली हमारी जीडीपी
थोड़ी सी ग्रोथ कम हुई है उस वजह से बिकॉज ऑफ रिसेशन, बट एट द सेम टाइम हमारी कंट्री में रिसेंटली काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स जनरेट हो रहे हैं जो कि सर्विस प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, गुड सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी में पेस आया है, एक नई ग्रोथ ट्रजेक्ट्री बनी है। नेक्स्ट इज बैलेंस ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ इन द सेंस कि आप सोसाइटी को अगर हम देखें तो रिचेस गोज द रिचेस और रिचेस हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं, ये हमने बहुत बार स्टैंड से सुना है। बट अगर हम इंडियन गवर्नमेंट का अगर प्रोपेगेंडा देखें तो वो चाह रहे हैं कि हम गरीबों को उसी मतलब ऑब्वियसली दे वांट कि जो अमीर हैं इंडिया के वो भी ग्रो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो पुअर हैं या फिर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या जो माइनॉरिटी है हमारी कंट्री की वो भी साथ में ग्रो पाए। तो उसको ग्रो करने के लिए ये लोग दोनों तरफ मतलब गवर्नमेंट दोनों तरफ फोकस कर रही है, तभी जाके बैलेंस ग्रो हो पाएगा, वरना वो डिफरेंस जो है अमीर और गरीब का वो बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से सोसाइटी ग्रो नहीं कर पाती है। नेक्स्ट इज बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब इंडिया के पास मान लो जैसे बहुत अच्छे रिसोर्सेज होंगी, बट अगर आपकी कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, जैसे कि अगर हम देखें एयरलाइंस इंडिया के पास हमेशा से है। अब जैसे कि एयर इंडिया की बात करते हैं तो एयर इंडिया बहुत सालों तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था, लेकिन वो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए और बहुत सालों से वो लॉस मेकिंग कंपनी ही रही, जिसकी वजह से कंट्री को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से अब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन ला के उसको बेच दिया है वापस से टाटा कंपनी को या रतन टाटा को। तो अब उन्होंने ही वापस तो उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। जब वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली रतन टाटा तो पहले से ही एंटरप्रेन्योर हैं, बट उसको ये उनके साथ में एक सबमर्ज हो जाएगी एक और सेगमेंट, और वो उसको भी ग्रो करने में ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस होता है पब्लिक की तरफ, प्राइवेट सेक्टर का फोकस होता है टुवर्ड्स मेकिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ और ऑल्सो योर रिसोर्सेज, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि क्रिएटर ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जब आप एक नई कंपनी खोलते हो तो आप उसके लिए एम्प्लॉयज़ हायर करोगे। जब पूरी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली रिसेशन का रेट नीचे जाएगा, जिसकी वजह से कंट्री के जीडीपी ग्रोथ में हेल्प होगी, ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी भी कम होगी। नेक्स्ट इज नेशनल ग्रोथ। जब एम्प्लॉयमेंट ग्रो होगी, जब लोगों के पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली जीडीपी भी बढ़ेगी और लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा। जितना ज़्यादा पैसा आएगा लोगों के हाथ में, लोग उतना ज़्यादा पैसे को खर्च भी करेंगे और वो पैसा फिर मार्केट में सर्कुलेट होगा। लास्ट इज मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। जितने ज़्यादा न्यू एंटरप्रेन्योर्स जनरेट हो रहे हैं वो उतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरीके से एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, आप छोटे सेटअप में ज़्यादा यूनिट्स कैसे बना सकते हो, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट आप उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना चाहते हो, तो वो कैसे होगा? बाय इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लास्ट इज बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। जैसे कि हमने देखा था ऑलमोस्ट सेम है, बट इसके लिए क्या हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और प्लानिंग दोनों तरफ से होती है, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं, जब गवर्नमेंट भी बजट में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और क्या बोलते हैं डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी फिर अपना रोल प्ले करना स्टार्ट करते हैं, बट इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इज डिक्रीज सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब जैसे अब देश में भुखमरी, गरीबी, इन सब की जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब से हम कैसे उभर सकते हैं? बाय क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम। अब जैसे हमारी कंट्री में मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो इंडिया में, जो लोग कोई भी काम नहीं करते हैं, बेसिकली अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में, तो उनको हटाने इरेडिकेट करने के लिए हमें क्या की ज़रूरत है? जॉब्स की ज़रूरत है। जॉब्स कौन देंगे? उनको एंटरप्रेन्योर्स देंगे। नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंट सोसाइटी। जैसे कि हम मेक इन इंडिया कैंपेन की बात कर रहे हैं कि हम उसमें सेल्फ रिलायंट बन जाए, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते हैं। ऑब्वियसली जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम, हमारी पेट्रोलियम की नीड उतनी ज़्यादा है कि हम दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बट उसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने अब ईवी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया है, प्राइवेट कंपनीज़ ने भी बहुत ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया है, एंड एट द सेम टाइम इथेनॉल ब्लेंडिंग भी स्टार्ट कर दी। इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब कि हम अब कंप्लीटली प्योर पेट्रोल यूज़ नहीं करेंगे, उसके साथ हम इथेनॉल ब्लेंड करके देंगे और इथेनॉल इंडिया में ही बनेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हम डिपेंडेंसी जो है, जो पेट्रोल के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है, उसको हम कम करते जाएंगे। लास्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। अब जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल लिया था, हम पेट्रोल की यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा महंगे भी होते हैं, तो इस वजह से हम उसको एज एन ईवी अगर हम बात करें तो हम धीरे धीरे उस चीज़ को कम करते जा रहे हैं। ईवी का जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे क्रूड ऑयल का कंजम्पशन कम होते जाएगा और उसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट को फोकस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एम्प्लॉयज़ को सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को फोकस नहीं करना पड़ेगा, बट हमें भी फोकस करना पड़ेगा एज अ कंज्यूमर कि हम क्या परचेज़ कर रहे हैं। परचेज़ करने से पहले हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि हम क्या चीज़ खरीद रहे हैं, वो कहाँ पर बनी हुई है, क्या वो मेक इन इंडिया है, क्या वो मेड इन चाइना है, क्या वो असेंबल्ड
सोल्ड इन इंडिया है, अब किस तरीके से, या मार्केटेड इन इंडिया है, बेसिकली हमें देखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। ऑब्वियसली हमारे पास इंडिया आज सारी चीज़ें नहीं बनाता है, जैसे कि इंडिया स्मार्टफोन्स टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं है, तो आपके पास वहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं है, बट जहाँ पे आपके पास सब्सटीट्यूट है आपको वो चीज़ परचेज करना चाहिए, बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री, इट इज़ माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपनी इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करूँ। एंड उस जब इंडिया ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली मेरे को अंदर से एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, चाहे मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके करूँ, चाहे मैं उस प्रोडक्ट को परचेज करके रखूँ, तो दोनों तरफ ही सोशल वेलफेयर होगा। आई होप दिस टॉपिक वॉज क्लियर टू यू। इफ़ यू एन्जॉयड द वीडियो देन प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन।